क्वेश्चन नंबर 1, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर है रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा कि नई कोशिकाएं पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं सेल 1 टॉपिक की, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, यहाँ पे एक नई लाइन नहीं है, कोशिका सिद्धांत में ये बात कही गई है। तो कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 के अंदर श्वान और श्लाइडन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही क्यों है? क्योंकि विर्चो ने ये स्पष्ट किया कि नई कोशिकाएं ही पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, साथ ही ये लाइन एसएससी में बार बार घुमा घुमा कर हमें पूछा जाती है, तो इसे बोलना बिल्कुल मना है आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत क्यों है? श्लाइडन, श्लाइडन गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने पौधों की कोशिका पर काम किया था। और बी श्वान, ये इन्होंने पशुओं की कोशिका पर काम किया। और चौथा है आपके पास ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, वो है डार्विन। तो डार्विन विकासवाद की बात कर रहे हैं, कोशिका की बात नहीं करते हैं ये। ठीक है, विर्चो से आप याद रखेंगे सेल फ्रॉम सेल, मतलब कोशिका से कोशिका बनती है, 1855। क्वेश्चन नंबर 2, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है हर कोशिका किसी पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। यानी कि अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ये कहा गया है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कोशिका सिद्धांत का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये वाक्य इसलिए सही है क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग हमसे यहाँ पे आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ ऑप्शन ए ऊर्जा केंद्र, तो ऊर्जा का केंद्र कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सभी कोशिकाएं समान होती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा है विभाजन नहीं करती। क्या कोशिकाएं विभाजन नहीं करती? कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, होता है। तो कोशिकाओं में विभाजन होता है। ठीक है, और अगर कोशिकाओं में विभाजन होगा तो कार्य का बंटवारा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल में कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? तो सही आंसर है इंटरफेज का चरण, क्योंकि इंटरफेज में ही कोशिका अपने आप को वृद्धि करने का, साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी करती है। यह कुल सेल साइकिल का लगभग 90 से 95% का समय लेती है। इसलिए ऑप्शन बी एकदम सही है, क्योंकि असली काम इंटरफेज में ही होता है। बाकी जो गलत ऑप्शंस हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज, ये बहुत छोटे चरण हैं। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोलकर धोखा दिया जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स आप याद रखें, जो रेस्टिंग फेज होता है इंटरफेस वाला, ये सबसे एक्टिव फेज होता है। ठीक है, और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, दो लगातार कोशिका विभाजनों के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जनरेशन टाइम। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का समय जनरेशन टाइम कहलाता है। यीस्ट में लगभग 90 मिनट का समय और मानव कोशिका में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है ए, इंटरफेस। यह एक चरण है। ये क्या है? यह एक चरण है, और आपने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा है। दूसरा है माइटोसिस, जो कि ऑप्शन बी है, ये विभाजन का कार्य करता है। और उसके बाद ऑप्शन डी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन में काम करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाले सवाल छोड़ना आपके लिए बिल्कुल पाप है स्टूडेंट्स, इसलिए आप ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है इनको अच्छे से करें। ठीक है, और ह्यूमन सेल कितना समय लेती है? 24 घंटे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव कोशिका का जनरेशन टाइम लगभग कितना होता है? हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में जाना है। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 घंटे। मानव की सोमेटिक कोशिकाएं लगभग 24 घंटे में एक बार विभाजित होती हैं। और ऑप्शन ए 90 मिनट, ये किसका है आंसर? ये है यीस्ट का। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है, यानी कि इसका रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एस फेज या एस चरण के अंदर। ठीक है, एस का मतलब क्या है यहाँ पर? सिंथेसिस फेज, यही डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन,
ये है G1। तो G1 जो फेज़ है ये ग्रोथ से संबंधित है। वहीं ऑप्शन सी G2 यह प्रिपरेशन से संबंधित है। और ऑप्शन डी जो कि M चरण की बात कर रहा है, यह डिवीज़न से संबंधित है। ठीक है? तो एस का मतलब आप सिर्फ सिंथेसिस याद रखेंगे तो भी आपका आंसर अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है? साथ ही आप हमेशा बात याद रखें आप स्टूडेंट्स कि रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़ में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, G1 फेज़ में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक है? तो G1 फेज़ को आप हमेशा याद रखेंगे ग्रोथ से। ठीक है? और इस फेज़ में सेल की साइज़ बढ़ती है और प्रोटीन्स बनते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, डीएनए की प्रतिकृति। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो केवल एस फेज़ में होता है। और ऑप्शन सी जो है न्यूक्लियर डिवीज़न से संबंधित यानी कि नाभिक विभाजन, ये केवल एफ एम फेज़ में होता है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में एकदम डिटेल में बताया था। ठीक है? G1 का मतलब आप क्या याद रखेंगे? ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8, माइटोसिस किन कोशिकाओं में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहिक कोशिकाओं में। माइटोसिस बॉडी सोमेटिक सेल्स में होता है ताकि ग्रोथ और रिपेयर हो सके। ठीक है? यहाँ जर्म सेल्स के बारे में बताया गया है। तो जर्म सेल्स जो होता है वो मायोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस एक देही कोशिका विभाजन है जिसमें एक पेरेंटल सेल विभाजित होकर 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और गुण पेरेंटल सेल के समान रहते हैं। माइटोसिस का मेन काम क्या है स्टूडेंट्स? ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ठीक है? आप GRR से याद रखेंगे। क्या काम है इसका? ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ठीक है? क्योंकि माइटोसिस में न्यूक्लियस केवल एक बार विभाजित होता है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो है वो विभाजन अधूरा दिखा रहा है। ठीक है? और ऑप्शन सी और डी यह मायोसिस की विशेषता है, ना कि माइटोसिस की। तो स्टूडेंट्स आप मायोसिस और माइटोसिस को लेकर के थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम क्लियर रखें। ठीक है? माइटोसिस एक पेरेंट और 2 सेम सेल्स, इसे दिमाग में एकदम बिठा लो आप। ठीक है? माइटोसिस ऑलवेज फ्रॉम 2 डॉटर सेल्स। ठीक है? यानी कि माइटोसिस में हमेशा 2 पुत्री कोशिकाएं ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, माइटोसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इक्वेशनल डिवीजन के नाम से माइटोसिस को जाना जाता है। माइटोसिस में पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के बीच गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसी कारण इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है और यह शरीर की कोशिकाओं में होता है। ठीक है? अगर हमें क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ जाए माइटोसिस कहाँ पाया जाता है, तो भी आप कह सकते हो कि शरीर की कोशिकाओं में होता है इक्वेशनल डिवीजन के रूप में। ठीक है? ऑप्शन ए गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन की बात की जा रही है। ये मायोसिस में होता है, ना कि माइटोसिस ना। एग्जाम के अंदर माइटोसिस मायोसिस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये माइटोसिस की विशेषता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र भूमध्य रेखीय प्लेट पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य पर एक सीध में आ जाते हैं। ये स्टेज क्रोमोसोम अलाइनमेंट के लिए जानी जाती है। ठीक है? और स्टूडेंट्स ये सबसे एग्जाम फ्रेंडली स्टेज है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है? बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। प्रोफेज जो कि कंडेंसेशन यानी कि वाष्पीकरण की बात कर रहा है। दूसरा है एनाफेज, ये सेपरेशन से संबंधित है। और जो ऑप्शन डी है टेलोफेज, ये रिफॉर्मेशन से संबंधित है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 12, एनाफेज में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर स्पिंडल फाइबर्स की मदद से विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं और यह क्रोमोसोम सेपरेशन की अवस्था होती है। ठीक है? जहाँ पे ऑप्शन ए प्रोफेज, टेलोफेज और एस फेज, यह जो है ये गलत ऑप्शन है। मूवमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? एनाफेज। ठीक है? तो आप एनाफेज को मूवमेंट स्टेज के रूप में भी ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 13, टेलोफेज में कौन सी प्रक्रिया होती है? सही आंसर है नाभिक झिल्ली पुनः बनती है, ऑप्शन बी। टेलोफेज में क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन में बदलते हैं और दोनों सिरों पर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। यह सेल डिवीजन का अंतिम न्यूक्लियर चरण है। ठीक है?
स्टूडेंट्स आप रिफॉर्मेशन से टेलोफेज को याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है नाभिक झिल्ली पुनः बनती है, यानी कि नाभिक झिल्ली का रिफॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो रिफॉर्मेशन से आप क्या याद रखेंगे? टेलोफेज को। क्वेश्चन नंबर 14, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इससे दो अलग अलग डॉटर सेल्स यानी कि पुत्री कोशिकाएं बनती है, ठीक है? तो आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 15, मानव की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 46। मानव शरीर की सभी सामान्य यानी कि दैहिक कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड का अर्थ है हर गुणसूत्र जोड़े में उपस्थित होता है। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं, इसलिए कुल संख्या कितनी हो गई? 23 इंटू 2 46। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये संख्या शरीर की सभी कोशिकाओं जैसे कि त्वचा, मांसपेशी, रक्त और आदि में समान रहती है, ठीक है? इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही है इसका आंसर, क्योंकि सोमेटिक सेल्स में हमेशा 2n बराबर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? ऑप्शन ए जो कि 23 लिख रखा है, ये गिमिट की संख्या होती है, ठीक है? और ऑप्शन बी जहाँ पे 44 लिखा हुआ है, ये ऑटोसोम्स की संख्या है, टोटल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और ऑप्शन डी ये गलत क्यों है? 92 ये रेप्लिकेशन के बाद की अवस्था होती है, ये स्थायी संख्या नहीं होती है, ठीक है? बॉडी सेल बोले तो दिमाग में हमेशा 46 आना ही चाहिए हमारे को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर है 23। मानव के हर सोमेटिक सेल में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। कुल 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े ऑटोसम्स और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। एग्जाम में अक्सर नंबर और पेयर्स को जानबूझकर उल्टा कर दिया जाता है, इसलिए आप इस चीज़ का बराबर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेयरिंग के हिसाब से ही गिनती की जाती है। 22 जोड़े जो होते हैं वो केवल ऑटोसम्स के होते हैं, ठीक है? पेयर्स पूछा जाए तो आप डिवीजन करके सोचेंगे। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में है, ठीक है? मायोसिस केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गिमेट्स बनाना होता है। मायोसिस के द्वारा क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद संख्या फिर 46 बन सके। यदि मायोसिस बॉडी सेल में हो जाए तो क्रोमोसोम इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है? क्योंकि केवल जर्म सेल को हैप्लॉइड बनाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा सोमेटिक, स्किन और मसल इनकी ग्रोथ के लिए माइटोसिस की ज़रूरत होती है, मायोसिस की नहीं, ठीक है? तो गिमेट बनाना है तो मायोसिस ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मायोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। स्टूडेंट्स अब आप याद रखें इस चीज़ को कि मायोसिस में न्यूक्लियस दो बार विभाजित होता है। एक तो होता है मायोसिस फर्स्ट और एक होता है मायोसिस सेकंड में। पहले विभाजन में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है और दूसरे विभाजन में क्या होगा? क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंत में 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये चारों कोशिकाएं जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। यानी कि 2 डिवीज़न में कितने सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, ठीक है? बाकी हम ऑप्शंस के देखते हैं। ऑप्शन बी जो कि 2 बता रखा है यहाँ पर, तो ये माइटोसिस की बात है, मायोसिस की नहीं। हम यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नाम को लेकर भी, ठीक है? और ऑप्शन 1 और 3 की जहाँ बात आती है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में ही नहीं होता है, ठीक है? मायोसिस अगर हमारे दिमाग में है, तो 4 कोशिकाएँ हमारे को दिखनी चाहिए। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मायोसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। अब इसे रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो जाता है, यानी संख्या आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी कारण मायोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। यह रिडक्शन केवल मायोसिस फर्स्ट में ही होता है, ठीक है? क्योंकि रिडक्शन क्रोमोसोम नंबर में होता है। इक्वली इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस में होता है और
ये याद रखें आप, रिडक्शन शब्द सुनते ही आपको मायोसिस याद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, मायोसिस के बाद बनने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैप्लॉइड। मायोसिस के बाद बनने वाली कोशिकाओं में क्रोमोसोम नंबर एन होता है, इन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है। मानव में हैप्लॉइड की संख्या कितनी होती है? 23, यानी कि 23। ये कोशिकाएं फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गिमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, साथ ही गिमेट्स आप हमेशा याद रखेंगे हैप्लॉइड, इसमें कोई अपवाद नहीं है। हैप्लॉइड में नंबर कितने होंगे? 23। क्वेश्चन नंबर 21, मानव गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर होगा 23। अब ये क्यों है, मैं बता देता हूँ आपको। स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉइड होते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय 23 + 23 46 बनता है। यही कारण है कि गैमेट्स में संख्या आधी रखी जाती है ना? तो स्टूडेंट्स, आप हमेशा एग्जाम के अंदर आप अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ये याद रखना है तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको। गैमेट्स का मतलब क्या होगा? आधा। तो 46 का आधा आप 23 ये याद रखेंगे। स्पर्म के 23 और ओवम के 23। क्वेश्चन नंबर 22, मायोसिस फर्स्ट में क्या प्रमुख परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को घुमा घुमा के अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद न्यू क्वेश्चंस भी आपको उससे संबंधित दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे इस क्वेश्चन में कि मायोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, और इसी चरण में हैम होमोलोग क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, इसी कारण क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाता है। मायोसिस सेकंड में संख्या नहीं घटती है, केवल क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। रिडक्शन सिर्फ मायोसिस फर्स्ट में ही होता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23, माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समान रहती है। माइटोसिस में पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। रिडक्शन किस में होता है? मायोसिस में। माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होता है, इसी कारण माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रोमेयर क्या जोड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दो क्रोमेटिड्स को जोड़ता है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वह भाग है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़कर रखता है, साथ ही जो स्पिंडल फाइबर्स भी सेंट्रोमेयर से ही अटैच होते हैं। तो आप इन दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्रोमोसोम का छोटा भुजा यानी कि इसकी जो स्मॉल जो आर्म है वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं पी आर्म, है ना? क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, एक तो छोटा आर्म होता है जिसे पी आर्म कहते हैं, और एक बड़ा आर्म होता है जिसे क्यू आर्म कहते हैं। पी का अर्थ आप यहाँ लिख सकते हैं पैटेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मानव में सेक्स क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक जोड़ा। मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं, इनमें से केवल एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है, बाकी 22 जोड़े ऑटोसोम्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्स और वाई। ठीक है, पुरुष में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्त्री में लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्स और एक्स। स्त्री में दोनों सेक्स क्रोमोसोम समान होते हैं, एक्स एक्स। वाई क्रोमोसोम की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, जो कि फीमेल डेवलपमेंट का कारण होती है। ठीक है, तो याद रखें, पुरुष के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए और हिस्टोन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट कर पहले न्यूक्लियस और फिर क्रोमोसोम बनाता है। यह पैकिंग सेल के अंदर डीएनए को सुरक्षित रखता है। डीएनए प्लस हिस्टोन क्या बनेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, क्वेश्चन 30, सेल डिवीजन में एम फेज का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, विभाजन चरण यानी कि डिवीजन फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, इसमें माइटोसिस और साइटोकिन्सिस दोनों शामिल होते हैं। यही फेज नई कोशिकाएं बनाता है।
और इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चंस में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जो भी हमने पहले क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमने इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो इंटरफेस की तैयारी मतलब एम फेस एक्शन में है। ओके।